हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और आज हम पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए और माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कुछ दिन जो गैप आ गया, कुछ कारण थे, कुछ तबीयत इशू था और भी कुछ रीज़न्स थे जिस वजह से हमारी जो क्लासेस नहीं हो पाई। पर अब से आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी। और आज जो है भारतीय संविधान का एक बहुत ही प्रमुख अंग यानी कि हमारे देश को चलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के प्रधानमंत्री का होता है, तो आज उनके बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो पॉलिटी के स्टडी का फॉर्मेट क्या है, हम अनुच्छेद वाइज पढ़ रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से हमने शुरुआत करी और हर भाग में उसको डिवाइड किया कि जो भी 22 भाग है मुख्यतः वो 22 भाग कौन कौन से, उस भाग के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे हमने मौलिक कर्तव्य भाग 4 में देखा और अब जो है भाग 5 की बारी है। तो भाग 5 हमारा कब से ही स्टार्ट हो गया है, 52 से, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद था उसी से भाग 5 स्टार्ट हो गया। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप जब संसद का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी, लेकिन जो संसद जो है वो आगे के अनुच्छेद में है, इसी वजह से आगे की क्लासेस में संसद के बारे में हम पढ़ेंगे। आज जो है हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे जो संघीय कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो आज हम जानते हैं कि संविधान का भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 52 से 151 जो है वो संघीय कार्यपालिका का वर्णन करता है। तो अब ये संघीय कार्यपालिका क्या होता है, तो जब हम संसद में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक रफली फॉर्मेट में इसको जान लेते हैं। जैसे संविधान होता है, आपने पहले की क्लासेस में बचपन में पढ़ा होगा, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। तो संविधान के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथे अंग के रूप में मीडिया को रखा गया है। तो संविधान का जिस तरीके से संविधान को चलाया जा रहा है, तो मुख्यतः ये संविधान के अंतर्गत ये 4 जो है अंग काम करते हैं। इन्हें 4 मुख्य स्तंभ, 4 मुख्य पिलरों के रूप में देखा गया। तो विधायिका क्या होती है, यानी कि लेजिस्लेटिव। तो विधायिका जो है, विधायिका शब्द जो है विधान के अंतर्गत आता है। विधान का मतलब क्या होता है? कानून। तो जो है कानून का निर्माण करते हैं, यानी कि कानून का निर्माण जो करते हैं उन्हें हम विधायिका कहते हैं। जैसे हम अगर संसद की तर्ज में पढ़ें, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में पढ़ें, तो जो संसद में जो लोग बैठे हुए रहते हैं और जो कानून का निर्माण करते हैं, यानी कि कानून को लाते हैं कि ये कानून आना चाहिए, तो वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका वो होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं किसी विधान को। जैसे कानून बन गया तो कानून को देश में लागू करते कौन है? कार्यपालिका। कानून को लागू करते हैं। अब देखिए, कानून तो लागू हो गई, अब इस कानून का अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस कानून का किसी भी तरीके से उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसमें न्याय की व्यवस्था कौन करता है? न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी न्याय व्यवस्था करता है। और उसके बाद कानून बनने से लेके, कानून बन रहा है, कानून को देश में लागू किया गया, और अगर कानून को अच्छे तरह से मतलब लागू नहीं किया जा रहा है, कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लॉ को, विधान संबंधी जो भी कानून बन रहे हैं उस चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, या फिर संविधान का फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उस चीज़ में न्याय दिलाने के लिए हमारी जुडिशरी बनी है। अब ये तीनों, इन तीनों के कार्यों को पारदर्शिता लाने का काम, यानी कि ये तीनों काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इन तीनों के काम में पारदर्शिता लाने का काम कौन करती है?
मीडिया ट्रांसपेरेंसी लाती है कि ये भाई ये ऐसे काम करें, ये ऐसे करें, मतलब सारे के कामों को हमारे पास रखती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर हमें न्यूज़ नहीं पता होगा, अगर हम न्यूज़ रिपोर्टर्स के बारे में देखते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर हमें न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कानून बन रहा है, कौन सा कानून लागू हुआ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें देश में हो रही है उनके बारे में हमें जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। अब कौन सी योजनाएं चल रही हैं हमें तो मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये नहीं कह सकते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा योगदान है, इनका भी बराबर योगदान होता है, मीडिया का भी। तो इस तरीके से तो हमने देख लिया। अब ये जो कार्यपालिका है, क्योंकि भाग 5 हम पढ़ेंगे तो कार्यपालिका पढ़ेंगे। तो जो कार्यपालिका है, अब हम इसमें से कार्यपालिका को लेते हैं। कार्यपालिका कार्यपालिका में 2 लोग काम करते हैं, एक राष्ट्रपति और एक मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री। और मंत्री परिषद के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखा जाए तो हर जगह कार्यपालिका और विधायिका, हर जगह राष्ट्रपति रहते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रपति का भूमिका एक जो है किस तरीके से बोल सकते हैं, एक रबर स्टैम्प की तरह है। यानी कि सारे काम तो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, सारे काम को इम्प्लीमेंट हर चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि इनसे फाइनल रिव्यू, फाइनल साइन इनसे करवाया जाता है। मतलब जो भी स्टैम्प का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इस तरीके से अगर बोला जाए कि हमारे संविधान का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन जो वास्तविक प्रधान होते हैं वे होते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि भारतीय संविधान के वास्तविक प्रधान के मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री को देखा जाता है। सबसे मुख्य भूमिका इन्हीं की होती है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमने राष्ट्रपति पहले की क्लासेस में पढ़ा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। हालांकि ये जो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री होते हैं, संसद के भी सदस्य होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्लियरिटी लाएंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियाँ क्या क्या है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, सारी कन्फ्यूजन्स को हम क्लियर करेंगे। सारी चीज़ों को हमने डिवाइड कर दिया है। प्रधानमंत्री के लिए ये चीज़ जान लीजिए कि सबसे प्रमुख रोल तो है, लेकिन इनसे संबंधित कोई क्लियर अनुच्छेद, यानी कि अगर कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है हमारे संविधान में जो सिर्फ ये बोले कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 52 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का पद। इस तरीके का कोई भी अनुच्छेद प्रधानमंत्री के लिए भारतीय संविधान में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, उनसे संबंधित है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 बोल रहा है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग तथा परामर्श देना। यानी कि राष्ट्रपति जो जो चीजें कर रहे हैं उनके पीछे जो एडवाइस होता है वो कौन देते हैं, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद देते हैं तो बोलेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री कहाँ से आ गया, तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनडायरेक्टली ये प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी चीज 75 में पीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। पीएम और अन्य मंत्री परिषद को जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये 2 चीजें, 2 अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है। लेकिन ये क्लियर नहीं बोल सकते आप कि ये अनुच्छेद सिर्फ प्रधानमंत्री से संबंधित है, ये पूरे मंत्री परिषद से संबंधित है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करवाते हैं। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं किस रूप में, तो राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता, यानी कि जो पार्टी है, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय जो पार्टी होती है, क्या होता है जब चुनाव होती है तो क्या होता है, चुनाव इलेक्शन में जो 50% + 1 या जो 51% वोट हासिल करते हैं और तो फिर वो बहुमत में आ जाते हैं, उनकी जीत होती है। तो उस बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कौन करते हैं, राष्ट्रपति। यानी कि बहुमत दल के नेता को
पीएम नियुक्त करते हैं। ठीक है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा क्यों? जनता सीधे उनको क्या करती है, सीधे उनको प्रत्यक्ष रूप से वोट देके चुनती है कि हमने डायरेक्टली इस पार्टी को वोट दिया है, तो इसी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में सीट पे विराजमान होंगे। ठीक है। जैसे कि हम वोट देते हैं तो हमें पता होता है, हम जिस पार्टी को वोट देते हैं हमें पता होता है कि उस पार्टी के लीडर ये हैं, तो अगर हम इनको इस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में सीट में बैठेंगे। तो इस तरीके से अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, बहुमत दल के नेता, अगर क्या हुआ कि एक भी किसी पार्टी को पूरी तरह से 50 + 1 50% + 1% यानी कि 51% बहुमत हासिल नहीं हुआ, यानी कि सारी पार्टियों को कुछ कुछ ज़्यादा कम इस तरीके से उनको वोट मिलते हैं, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। यानी कि गठबंधन आपने सुना है, या फिर दो पार्टियां मिलकर गठबंधन करके बहुमत मतलब हासिल करती है। लेकिन अगर गठबंधन नहीं भी हुआ, लेकिन एक टाइम है, सर्टेन टाइम की, इस दौरान हमको प्रधानमंत्री को नियुक्त करना है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जिन पार्टियों में से सबसे ज़्यादा वोट जिनके होंगे, मान के चलिए किसी को 30% है, 30% इस तरीके से, और किसी एक को 40% है, ठीक है, तो जिनको 40% मिला है, यानी कि कंपलसरी 51% नहीं मिला है, और 40% जिनको मिला है, जिनको ज़्यादा वोट मिला जिस पार्टी को, उसके नेता को क्या करते हैं, ये अपने राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर देते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर किसी तरह से प्रधानमंत्री का सीट किसी कारण से खाली हो जाता है, तो उस दौरान भी राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर क्या करती है कि किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो दो कंडीशन हुई। पहली कंडीशन कि अगर किसी को बहुमत हासिल नहीं होता है तो अपने विवेक के आधार पे वो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं उसको क्या करते हैं, प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। लेकिन उस पार्टी के नेता को 1 महीने के अंदर विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, यानी कि चाहे वो गठबंधन करके अपने मतलब बहुमत को प्रूव करें किसी भी कंडीशन में, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि अगर प्रधानमंत्री कोई पहले से प्रधानमंत्री हैं, उनकी मौत हो जाती है, या भी किसी भी वजह से क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो वो पोस्ट खाली है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान भी राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या करते हैं, किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जैसे क्या होता है कि 1989 में जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी जी ने क्या किया था, मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था अपने विवेक के आधार पे। ठीक है, तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करवाएंगे, जब नियुक्ति राष्ट्रपति करवाएंगे तो ऑब्वियसली कि उनको जो शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद त्याग पत्र, ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं, राष्ट्रपति को। अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयाण पर या फिर लोकसभा के ये पे। अब देखिए अब क्या है, राष्ट्रपति, हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो 5 साल होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो 5 साल बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा पे पूरी तरह निर्भर है। अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरे 5 साल चला तो ये प्रधानमंत्री भी पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे। अगर इस बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, यानी कि मान के चलिए गठबंधन के फलस्वरूप अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अगर किसी को बहुमत हासिल नहीं होता उस पार्टी को, लेकिन वो गठबंधन बीच में टूट जाता है और जो है बहुमत जो है या फिर विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अपना खो देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा भंग हो जाती है। तो लोकसभा भंग यानी कि राष्ट्रपति का भी मतलब प्रधानमंत्री का भी पद जो है वो चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयाण पे या फिर लोकसभा के विघटन के फलस्वरूप इनका पद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।
उसके अलावा इसके बाद बीच में एक और पॉइंट है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री जब नियुक्त होते हैं तो उनका ना संसद के किसी सदन का सदस्य होना बहुत ही ज़रूरी होता है। या तो वो लोकसभा के सदस्य हो या तो वो राज्यसभा के होते हैं, यानी कि संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। पर हर चीज में एक कंडीशन होता है, हर चीज में परिवर्तन होता है। शुरू में था कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य होने बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार पे आधार पे किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए तो 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी संसद का सदस्य होना आवश्यक हो जाता है, यानी कि संसद के सदस्यता ग्रहण कर लेंगे वो, ये ज़रूरी है। तो ये पहले था कि संसद का सदस्य होना ज़रूरी है, लेकिन बाद में बोला गया कि ठीक है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में, कोई भी स्थिति ऐसा है, इमरजेंसी में किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ा, लेकिन वो जो है किसी भी संसद के सदन के, यानी कि चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य नहीं है, तो उनको बना दिया गया प्रधानमंत्री। लेकिन बोला जाता है कि आप 6 महीने के अंदर किसी भी संसद के सदन की का जो है सदस्यता हासिल करें। ठीक है, ये कंडीशन हो गया ख़त्म। उसके बाद अब आते हैं वेतन के रूप में। तो जिस प्रकार से इन्हें जो है एक सांसद हैं, तो सांसद के रूप में इनको वेतन भत्ते मिलते हैं, इनको वेतन मिलता है, मतलब सैलरी उतनी ही मिलती है। प्रधानमंत्री के रूप में जो अन्य सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन समय समय पर इनके भत्तों में चेंजेस आता है। वेतन भत्ता समय समय पर चेंज होते रहता है। जो मंथली इनकम है, जो इनकी इनकम है, वो सांसद के तौर पे ही मिलती है, लेकिन जो वेतन भत्ता है और भी तरह तरह की जो फैसिलिटी है, उसमें बार बार चेंजेस आता है। और चेंज कौन करता है? संसद बार बार इसमें परिवर्तन करती है इनके भत्तों में। उसके बाद आयु के भी 2 कंडीशन है कि प्रधानमंत्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री बनने की आयु मैक्सिमम और मिनिमम, बनने की अधिकतम आयु और न्यूनतम। तो कोई व्यक्ति मिनिमम कितने एज का होना चाहिए, यानी कि उससे कम का नहीं, मिनिमम कितने एज का होना चाहिए कि उस एज में वो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अगर किसी की आयु 25 साल है, मिनिमम 25 साल, तो 25 साल अगर मेरी उम्र हो चुकी है तो हमारी जो योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की है। लेकिन अधिकतम ये निश्चित नहीं किया गया है, अधिकतम कितना भी हो सकता है। अधिकतम आयु हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के पद के लिए निर्धारित नहीं किया गया। अधिकतम वो कितने भी एज के हो सकते हैं, मैटर नहीं करता है, लेकिन कम से कम तो 25 साल का होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त होने के लिए, उससे कम आयु का नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आएंगे हम प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में कि उनके कौन कौन से कार्य और कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में, यानी कि इनके कार्य एवं शक्तियों को बांटा गया है कि मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद के संबंध में उनकी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से कार्य, कौन कौन से पावर उनको दिए गए हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति से रिलेटेड, उनसे संबंधित कौन कौन से पावर दिए गए हैं। उसके बाद संसद के संबंध में और उन्हें किन किन चीज़ों का, यानी कि वो जो प्रधानमंत्री अपने पद पर जैसे ही विराजमान होते हैं तो उस पद पे विराजमान होते ही कौन कौन से जो परिषद हैं उनके पदेन सदस्य अध्यक्ष बन जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठते ही वो उस परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी उनकी हो जाती है। उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद के फॉर्म में, तो जितने भी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिमंडल है, उसके बाद जो है उप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं,
स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी मंत्री परिषद से संबंधित रहेगी। तो पूरे मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मंत्री परिषद में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी कि विभिन्न मंत्रालय दिया जाता है, जैसे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तो विभिन्न भागों में बांटा गया है मंत्रालयों को। तो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि ठीक है, ये जो हमारी पार्टी के इस व्यक्ति को ये मंत्री बना दिया जाए, इस व्यक्ति को वो मंत्री बना दिया जाए। तो किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये सलाह जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति जो है उन्हें फिर उस मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे अभी जो हमारे गृह मंत्री वो अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो क्या होगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने एडवाइस दिया, सलाह दिया राष्ट्रपति को कि आप एक काम कीजिए, इन्हें जो है राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री का पोस्ट दे दीजिए, उसके बाद गृह मंत्री मंत्रालय का जो पद है वो अमित शाह जी को दे दीजिए। इस तरीके से एडवाइस देते हैं और इस तरीके से एडवाइस देने के बाद राष्ट्रपति उन्हें उस चीज़ का मंत्री नियुक्त करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और, अगर उस मंत्रालय में से किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है, तब फिर क्या होता है कि पीएम सिफारिश करते, ठीक है कि ये जो मंत्रालय में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप इस इंसान को वापस उस पद पे बिठा दीजिए। लेकिन अगर पीएम की मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्री परिषद का विघटन स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। उसके बाद अब राष्ट्रपति के संबंध में, तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी, कैग, उसके बाद फिर यूपीएससी के अध्यक्ष, तो और भी कई सारे पोस्ट हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो भी करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जिनकी भी नियुक्ति करते हैं उनके पीछे उनको परामर्श कौन देता है, सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री। यानी कि देखिए हर जगह आगे दिख तो रहे हैं राष्ट्रपति की वो नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का खेल कौन संभाल रहे हैं, मेन जो कौन काम कर रहा है, प्रधानमंत्री उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आप इन्हें ये नियुक्त कीजिए, नहीं है, तब जाके राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। यानी कि सामने से फ्रंट लाइन में कौन बैठा हुआ है, राष्ट्रपति, वो दिख रहे हैं कि उन्होंने नियुक्त किया है, लेकिन इसके पीछे का सारा खेल जो है प्रधानमंत्री का है। इसी वजह से प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान बोला जाता है हमारे भारतीय संविधान का। अब संसद के रूप में क्या क्या पावर दिए गए हैं प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति जो है ना, संसद का जो सत्र होता है, सारी चीजें संसद से, मंत्री परिषद से, सारी चीजें हम धीरे धीरे आपको क्लियर कराते जाएंगे। तो संसद से संबंधित संसद सत्र को कब आहूत करना है, सत्रावसान करना है, तो ये करने की भी सलाह कौन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री। हमने जब पहले राष्ट्रपति पढ़ा था, जितने भी कार्यों में शक्तियां हैं, राष्ट्रपति जो जो काम कर रहे हैं, सारे काम के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ होता है। फिर उसके बाद लोकसभा के विघटन की सिफारिश भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। उसके बाद अध्यक्ष, अब देखिए अध्यक्ष किस किस चीजों के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग, योजना आयोग आया था ना, पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग का विघटन हो जाता है और उसके जगह पे आता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म है नीति का। तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री को, यानी कि स्वतः ही वो नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, उसके आगे फिर अगर कोई प्रधानमंत्री नए बनते हैं वो उस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कहलाएंगे प्रधानमंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री। उसके बाद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख के रूप में किन्हें देखा जाता है, प्रधानमंत्री को। आपदा प्रबंधन के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो विलियम हरकार्ट ने क्या कहा था प्रधानमंत्री के बारे में, एक बहुत ही फेमस मतलब एक थाउट बताया था कि जो है
तारों के बीच, विभिन्न तारों के बीच जो चंद्रमा है वो होते हैं प्रधानमंत्री। इस तरीके का कथन उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री को लेके। और भी सभी काफ़ी सारे लोगों ने प्रधानमंत्री को, जैसे कि विभिन्न ग्रहों के बीच सूर्य हैं, या फिर बहुत उन्हें कहा गया है, यानी कि भारतीय संविधान में उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रमुख भूमिका है, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सारे काम, जो भी काम राष्ट्रपति करते हैं ना, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, उसके पीछे सारा काम किनका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री का पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और एक चीज़ और है कि आपके लिए आपको एक काम करना है। आप सबसे पहले एक लिस्ट, एक पेपर लीजिए और अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उनकी लिस्ट तैयार करके उसे आप अपने स्टडी टेबल के पास कुछ दिनों के लिए रख दे, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। आजकल ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जैसे मान के चलिए परमाणु परीक्षण होता है, तो 2 परमाणु परीक्षण हुए, तो पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? जैसे इंदिरा गांधी थे। दूसरी बार परमाणु परीक्षण होता है तो उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब आपको ईयर याद होगा और पता रहेगा कि उस ईयर में कौन प्रधानमंत्री थे, तो इस तरीके से कोई भी इंसिडेंस उस साल हुआ तो उस टाइम कौन पीएम थे हमें इजीली याद हो जाएगा। तो मुख्यतः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए आपको 2 काम करने होंगे। राष्ट्रपति की एक लिस्ट तैयार करनी होगी और प्रधानमंत्री की एक लिस्ट और उनका जो टेन्योर था वो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई भी इंसिडेंट किसी भी ईयर में हो रहा है, उस दौरान वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे या प्रधानमंत्री कौन थे। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।